तुमने हमारे पिछले वीडियो में ब्लैक रॉक के बारे में सुना था और तुमने सोचा था चलो अब सब पता चल गया, ब्लैक रॉक ही सबसे बड़ा विलन है, यही कंपनी इंडिया को खरीद रही है, यही कंपनी हमारे बैस में घुसी हुई है, यही कंपनी हमारी इकोनॉमी को कंट्रोल कर रही है। अब मैं जानता हूँ सच, अब मैं समझदार हूँ, अब मुझे कोई बेवकूफ नहीं बना सकता। लेकिन भाई क्या तुम सच में जानते हो? क्योंकि आज मैं तुम्हें एक ऐसी कंपनी के बारे में बताने वाला हूँ जो ब्लैक रॉक से भी बड़ी है, जो ब्लैक रॉक से भी पुरानी है, जो ब्लैक रॉक से भी ज्यादा छुपी हुई है, जिसके बारे में मेन स्ट्रीम मीडिया कभी बात नहीं करती, जिसके बारे में तुम्हारे फाइनेंशियल एडवाइजर्स ने कभी नहीं बताया, और जो इंडिया के अंदर इतनी गहरी घुस चुकी है कि अगर मैं तुम्हें अभी पूरी लिस्ट दिखाऊं तो तुम्हारा फोन हाथ से गिर जाएगा। उसका नाम है वैनगार्ड, एक ऐसी कंपनी जो दुनिया का सबसे बड़ा सीक्रेट एसेट मैनेजर है, जिसके पास अभी इस वक्त $10 ट्रिलियन से भी ज्यादा का पैसा है। 10 ट्रिलियन, जरा सोचो एक बार, इंडिया की पूरी जीडीपी लगभग $3.5 ट्रिलियन है। मतलब वैनगार्ड के पास इतना पैसा है कि वो इंडिया जैसी 3 पूरी इकोनॉमीज खरीद ले और फिर भी उसके पास चेंज बचा रहे, खुले पैसे बचे रहे। और ये कंपनी इंडिया में क्या कर रही है? वो तुम्हारी रिलायंस खरीद रही है, तुम्हारी टीसीएस खरीद रही है, तुम्हारा HDFC बैंक खरीद रही है, तुम्हारा इन्फोसिस खरीद रही है, तुम्हारी SIP का पैसा इस्तेमाल कर रही है, तुम्हारे म्यूचुअल फंड्स के अंदर घुस चुकी है, और तुम थे बिल्कुल अनजान आज तक। रोज सुबह उठते थे, चाय पीते थे, न्यूज देखते थे, और वैनगार्ड रोज थोड़ा थोड़ा और इंडिया खरीदता जा रहा था। लेकिन आज के बाद नहीं। आज के इस वीडियो में मैं तुम्हें 3 चीजें बताऊंगा जो तुम्हें कोई और नहीं बताएगा। पहली, वैनगार्ड असल में है क्या और यह ब्लैक रॉक से कैसे अलग है और क्यों ये ज्यादा खतरनाक है। दूसरी, यह इंडिया में एग्जैक्टली क्या खरीद रहा है, कैसे खरीद रहा है, और तुम्हारी SIP का इसमें क्या रोल है। और तीसरी, ब्लैक रॉक, वैनगार्ड और एक तीसरी कंपनी जिसका नाम है स्टेट स्ट्रीट। ये तीनों मिलकर जो खेल खेल रहे हैं, वो खेल इतना बड़ा है, इतना गहरा है, इतना प्लान है कि अगर सरकार जानती भी है तो शायद कुछ नहीं कर सकती, और अगर नहीं जानती तो ये और भी खतरनाक है। तो चैनल पे नए हो तो अभी सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन दबाओ, क्योंकि ये वाली वीडियो देखने के बाद तुम बहुत सारी चीजें अलग नजर से देखने लगोगे। अपने म्यूचुअल फंड स्टेटमेंट को अलग नजर से देखोगे, अपनी SIP को अलग नजर से देखोगे, और जब कोई कहेगा मार्केट ऊपर गया, मार्केट नीचे गया, तो तुम समझोगे कि ये मार्केट ऊपर नीचे नहीं जाता, ये मार्केट चलाया जाता है। चलते हैं, शुरुआत करते हैं वैनगार्ड की कहानी से। साल था 1974। अमेरिका में एक आदमी था, जॉन बोगल, एक सिंपल सा आदमी, न कोई बड़ा घर, न कोई बड़ा खानदान, न कोई पुराना पैसा, बस एक आइडिया था उसके पास। और वो आइडिया इतना खतरनाक था, इतना रेवोल्यूशनरी था कि वॉल स्ट्रीट के सारे बड़े बड़े लोग जो सूट बूट पहनते थे, बड़े बंगलोज में रहते थे, सिगार पीते थे, वो सब उससे नफरत करने लगे। उसका आइडिया था, क्या होगा अगर हम ऑर्डिनरी इन्वेस्टर्स को, आम आदमी को वो पावर दे दें जो सिर्फ अमीर लोगों के पास होती है। क्या होगा अगर हम एक ऐसा फंड बनाएं जो पूरे मार्केट को ट्रैक करे, जिसमें कोई फंड मैनेजर ना हो जो मोटी फीस ले, जिसमें कोई हिडन चार्जेस ना हो, जो बस मार्केट के साथ चले, ऊपर जाए तो ऊपर, नीचे जाए तो नीचे। वॉल स्ट्रीट ने उसे रिजेक्ट कर दिया, उसे बोगल्स फॉली कहा, यानी बोगल की बेवकूफी। लेकिन बोगल ने परवाह नहीं की, उसने वैनगार्ड बनाया, और आज वो वैनगार्ड जो बेवकूफी कहलाती थी, वो $10 ट्रिलियन की मशीन बन चुकी है। लेकिन भाई यहाँ पे स्टोरी सीधी नहीं है। अगर सीधी होती तो मैं तुम्हें क्यों बता रहा होता। यहाँ पे ट्विस्ट है, बड़ा वाला ट्विस्ट, एक ऐसा ट्विस्ट जो बोगल खुद नहीं समझ पाया था। वो आदमी जिसने वैनगार्ड बनाया, वो खुद नहीं जानता था कि वो एक दिन दुनिया की सबसे ताकतवर मशीन बना रहा है। एक ऐसी मशीन जो पूरी दुनिया की इकोनॉमीज को कंट्रोल कर सकती है, जो गवर्नमेंट्स पर प्रेशर डाल सकती है, जो कंपनीज के CEOs को बदल सकती है, जो किसी देश की पूरी स्टॉक मार्केट को एक झटके में हिला सकती है। और इंडिया तो बस एक छोटा सा पीस है इस बड़ी चेस की बोर्ड में। लेकिन हम उस चेस की बोर्ड पर हैं, तुम उस चेस की बोर्ड पर हो, और वैनगार्ड तुम्हारे जीवन की हर बड़ी कंपनी में एक पीस है जो पहले से प्लेस्ड है। अब ये जानना जरूरी है कि ये मशीन एग्जैक्टली कैसे काम करती है, और ये जानना जरूरी है कि तुम क्या कर सकते हो। तो चलते हैं पार्ट 2 की तरफ। लेकिन उससे पहले एक सवाल सोचते रहो, अगर किसी कंपनी का कोई ओनर नहीं है तो उसे चलाता कौन है? जवाब इस वीडियो में मिलेगा, और वो जवाब तुम्हें हिला देगा। तो हम पहले समझते हैं कि वैनगार्ड है क्या चीज, और क्यों ये ब्लैक रॉक से ज्यादा खतरनाक है। अगर मैं तुमसे पूछूं कि दुनिया का सबसे बड़ा फंड मैनेजर कौन है, तो शायद तुम्हारा जवाब होगा ब्लैक रॉक। और तुम गलत नहीं हो, ब्लैक रॉक के पास ऑलमोस्ट $10 ट्रिलियन हैं, लेकिन वैनगार्ड के पास भी लगभग उतना ही है, 9.5 से 10 ट्रिलियन के बीच। मतलब ये दोनों ऑलमोस्ट सेम साइज के हैं, दोनों एक दूसरे के कॉम्पिटिटर हैं, दोनों एक दूसरे की कंपनियों में इन्वेस्ट करते हैं। रुको, ये सुना तुमने? दोनों एक दूसरे की कंपनियों में इन्वेस्ट करते हैं। वैनगार्ड ब्लैक रॉक में इन्वेस्ट करता है,
ब्लैक रॉक वैनगार्ड के फंड्स में इन्वेस्ट करता है और दोनों साथ मिलकर हजारों कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं। एक दूसरे के कंपटीटर्स भी हैं, एक दूसरे के इन्वेस्टर्स भी हैं। ये कैसा खेल है? इसे कहते हैं इंटरलॉकिंग ओनरशिप, और यही इस पूरे खेल की जड़ है। तीसरा नाम है स्टेट स्ट्रीट, जिसके पास लगभग 3.5 ट्रिलियन है। तीनों मिलाओ तो कितना बनता है? लगभग 24 ट्रिलियन डॉलर। 24 ट्रिलियन डॉलर, ये इतना बड़ा नंबर है भाई कि दुनिया की पूरी जीडीपी लगभग 7 ट्रिलियन से शुरू होती थी सिर्फ 50 साल पहले, और आज सिर्फ ये 3 कंपनियां मिलकर 24 ट्रिलियन कंट्रोल करती हैं। इन्हें कहते हैं द बिग 3। लेकिन वैनगार्ड को ब्लैक रॉक से अलग क्या बनाता है? ये सुनो ध्यान से, यही सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा है। ब्लैक रॉक एक नॉर्मल कंपनी है, उसके शेयर होल्डर्स हैं, उसके ओनर्स हैं, वो प्रॉफिट कमाती है। लैरी फिंक उसे चलाता है। सब कुछ क्लियर है, सब कुछ विजिबल है। तुम उसकी एनुअल रिपोर्ट देख सकते हो, तुम उसके शेयर होल्डर्स की लिस्ट देख सकते हो। लेकिन वैनगार्ड की ओनरशिप स्ट्रक्चर दुनिया में सबसे यूनिक है, और यही उसका सबसे बड़ा सीक्रेट है, और यही उसे इतना पावरफुल बनाता है। वैनगार्ड का कोई बाहरी ओनर नहीं है। सुना? कोई बाहरी ओनर नहीं। वैनगार्ड के फंड्स में जो लोग उनमें इन्वेस्ट करते हैं वही लोग टेक्निकली वैनगार्ड के ओनर्स हैं। इसे कहते हैं म्यूचुअल ओनरशिप स्ट्रक्चर। यानी अगर कोई अमेरिकन नागरिक वैनगार्ड के S&P 500 इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करता है तो वो टेक्निकली वैनगार्ड का एक छोटा सा ओनर है। सुनने में ये बहुत अच्छा लगता है ना, बहुत डेमोक्रेटिक, बहुत फेयर, बहुत आम आदमी का। कोई बड़ा अमीर शेयर होल्डर नहीं, कोई बिलियनियर ओनर नहीं, सब लोग मिलकर ओन करते हैं। लेकिन रुको, असली सवाल ये है, अगर वैनगार्ड का कोई बाहरी ओनर नहीं है तो उसे चलाता कौन है? उसके डिसीजंस कौन लेता है? उसकी पॉलिसी कौन बनाता है? कौन डिसाइड करता है कि किस कंपनी के शेयर्स खरीदने हैं और किसके बेचने हैं? और सबसे जरूरी, उसकी वोटिंग पावर का इस्तेमाल कौन करता है? क्योंकि भाई वैनगार्ड सिर्फ पैसा नहीं रखता, वैनगार्ड उन कंपनियों में वोट भी करता है जिनके शेयर्स उसके पास है। एनुअल जनरल मीटिंग्स में, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की अपॉइंटमेंट्स में, कंपनी की पॉलिसी बनाने में, सीईओ को हटाने में, डिविडेंड देने या ना देने में। और जब दुनिया की सबसे बड़ी कंपनियों में वैनगार्ड का 5 से 15% स्टेक हो तो उसकी एक वोट पूरे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को हिला सकती है। एप्पल में वैनगार्ड का लगभग 8% स्टेक है, माइक्रोसॉफ्ट में लगभग 8%, अमेजन में, गूगल में। और यह सिर्फ अमेरिका की बात है। इंडिया की बात अलग से करेंगे, और इंडिया की बात सुनकर तुम हिल जाओगे। लेकिन पहले यह समझो, वैनगार्ड को टेक्निकली कोई नहीं चलाता जिसे हम ओनर कह सकें। उसका बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है, उसके प्रोफेशनल मैनेजर्स हैं। लेकिन वो किसके लिए काम करते हैं? वैनगार्ड के इन्वेस्टर्स के लिए, मतलब उन लाखों करोड़ों ऑर्डिनरी लोगों के लिए जिन्होंने अपनी रिटायरमेंट सेविंग्स वैनगार्ड में डाली है। सुनने में बहुत अच्छा है, लेकिन असलियत यह है कि जब तुम्हारे पास 10 ट्रिलियन डॉलर हो और तुम्हारा कोई अकाउंटेबल ओनर न हो तो तुम एक शैडो गवर्नमेंट बन जाते हो। कोई तुमसे सवाल नहीं पूछता, कोई तुम्हें वोट आउट नहीं कर सकता, कोई तुम्हें कोर्ट में नहीं घसीट सकता, क्योंकि टेक्निकली तुमने कुछ इलीगल नहीं किया। तुम बस इन्वेस्ट कर रहे हो, बस शेयर्स खरीद रहे हो, बस पोर्टफोलियो मैनेज कर रहे हो, और इसी बस के पीछे छुपा है सबसे बड़ा पावर गेम। अब एक और चीज बताता हूं जो तुम्हें और हैरान कर देगी। वैनगार्ड ने इंडिया में डायरेक्टली ऑफिस नहीं खोला। 2023 में वैनगार्ड ने अनाउंस किया कि वो इंडिया से अपना डायरेक्ट ऑपरेशंस बंद कर रहा है। इसका मतलब ये नहीं कि वो इंडिया छोड़ रहा है, इसका मतलब ये है कि वो और ज्यादा इनडायरेक्ट हो रहा है और ज्यादा इनविजिबल हो रहा है। वो ETFs के जरिए इंडिया में है, वो FII रूट्स के जरिए इंडिया में है, वो अमेरिकन और यूरोपियन पेंशन फंड्स के जरिए इंडिया में है जो वैनगार्ड के फंड्स में इन्वेस्ट करते हैं, वो तुम्हारी SIP के जरिए इंडिया में। और ये इनविजिबिलिटी, यही उसकी सबसे बड़ी ताकत है। जो दिखता है उसे कंट्रोल किया जा सकता है, जो नहीं दिखता उसे कैसे कंट्रोल करोगे? अब आते हैं असली मुद्दे पर। वैनगार्ड इंडिया में क्या खरीद रहा है? भाई जवाब है लगभग सब कुछ। लेकिन चलो स्पेसिफिक बात करते हैं, डेटा की बात करते हैं, नंबर्स की बात करते हैं। पहले बात करते हैं रिलायंस इंडस्ट्रीज की। रिलायंस इंडिया की सबसे बड़ी कंपनी, मुकेश अंबानी की कंपनी, जिस कंपनी के बारे में हर इंडियन जानता है। जियो हमारे फोन में है, रिलायंस का पेट्रोल पंप हमारे मोहल्ले में है, रिलायंस रिटेल हमारे शहर में है। ये कंपनी इंडिया की आइडेंटिटी बन चुकी है। लेकिन क्या तुम जानते हो कि रिलायंस के टॉप शेयर होल्डर्स में फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं, और उन 5 में वैनगार्ड के फंड शामिल हैं। वैनगार्ड के इमर्जिंग मार्केट्स इंडेक्स फंड में रिलायंस एक टॉप होल्डिंग है। मतलब जब भी रिलायंस का शेयर प्राइस बढ़ता है वैनगार्ड को फायदा होता है, जब भी रिलायंस कोई बड़ा डील करती है वैनगार्ड को उसका बेनिफिट मिलता है। अब बात करते हैं TCS की, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज। TCS इंडिया का सबसे बड़ा IT कंपनी है, टाटा ग्रुप का हिस्सा है। लाखों भारतीय इंजीनियर्स यहाँ काम करते हैं। यह कंपनी इंडिया की सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट की रीढ़ है,
और टीसीएस के शेयर होल्डर्स में भी वैनगार्ड के फंड्स हैं। अब बात करते हैं इन्फोसिस की। इन्फोसिस जिसे नारायण मूर्ति ने बनाया था, जो बेंगलोर की पहचान है, जिसके बारे में हर आईटी प्रोफेशनल जानता है, इन्फोसिस में भी वैनगार्ड इन्वेस्ट करता है। वैनगार्ड के टोटल इंटरनेशनल स्टॉक इंडेक्स फंड में इन्फोसिस एक होल्डिंग है। अब बात करते हैं बैंकिंग सेक्टर की। एचडीएफसी बैंक इंडिया का सबसे बड़ा प्राइवेट बैंक, जहां शायद तुम्हारा खाता भी हो, जहां तुम्हारी ईएमआई जाती हो, जहां तुम्हारी एफडी है। एचडीएफसी बैंक के शेयर होल्डर्स में फॉरेन इन्वेस्टर्स का बड़ा हिस्सा है और उन फॉरेन इन्वेस्टर्स में वैनगार्ड शामिल है। आईसीआईसीआई बैंक, एक्सिस बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, इन सब में फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट है और उस एफआईआई का एक बड़ा हिस्सा अल्टीमेटली वैनगार्ड जैसी कंपनीज के फंड से आता है। हिंदुस्तान यूनिलीवर, जिसकी सर्फ एक्सेल, डव, लिप्टन तुम्हारे घर में है, उसमें भी वैनगार्ड की होल्डिंग है। आईटीसी, जिसकी सिगरेट्स, होटल्स, बिस्किट सब जगह है, उसमें भी। एशियन पेंट्स, जिससे तुम्हारा घर पुता होगा, उसमें भी। बजाज फाइनेंस, जिसने शायद तुम्हें लोन दिया हो, उसमें भी। मारुति सुजुकी, जिसकी गाड़ी शायद तुम्हारे घर में हो, उसमें भी। लार्सन एंड टूब्रो, जो देश का इंफ्रास्ट्रक्चर बना रही है, उसमें भी। भाई ये लिस्ट इतनी लंबी है कि अगर मैं पूरी पढ़ूं तो इस वीडियो में ही रात हो जाए। लेकिन अब सबसे इंपॉर्टेंट बात, यह सब होता कैसे है? वैनगार्ड डायरेक्टली इंडिया में नहीं खरीदता, वो ईटीएफ्स के जरिए खरीदता है। वैनगार्ड का एक बहुत पॉपुलर ईटीएफ है, VWO, वैनगार्ड एक्सचेंज इमर्जिंग मार्केट्स ईटीएफ। इस ईटीएफ में इंडिया का एक बड़ा हिस्सा है। जब कोई अमेरिकन या यूरोपियन या कोई भी दुनिया में VWO ETF खरीदता है तो उसका पैसा इंडिया की कंपनीज में ऑटोमेटिकली जाता है। और यह VWO ETF कितना बड़ा है? इसके पास लगभग 70 अरब डॉलर से ज्यादा का एसेट है। 70 अरब डॉलर यानी लगभग 5,80,000 करोड़ रुपए। अब सोचो, इस 5,80,000 करोड़ में से जो हिस्सा इंडिया में लगा है वो किसकी कंपनियों में है? तुम्हारी और हमारी जानी पहचानी कंपनीज में। लेकिन अभी सबसे बड़ा खुलासा बाकी है, तुम्हारी SIP। हाँ, तुम्हारी अपनी SIP। जब तुम हर महीने अपनी SIP में 500, 1,000, 2,000 रुपए डालते हो तो वो पैसा किसी म्यूचुअल फंड में जाता है। वो म्यूचुअल फंड उस पैसे से इंडिया की बड़ी कंपनीज के शेयर्स खरीदता है। उन शेयर्स को खरीदने की वजह से उन कंपनीज का स्टॉक प्राइस बढ़ता है और जब स्टॉक प्राइस बढ़ता है तो वैनगार्ड, जिसके पास पहले से वो शेयर्स हैं, उसे फायदा होता है। मतलब तुम्हारी SIP जो तुम अपने भविष्य के लिए लगाते हो, वो पैसा अल्टीमेटली वैनगार्ड जैसी कंपनीज को और ताकतवर बना रही है। यह आयरनी है, ये ट्रेजेडी है और ये सच है। भाई रुको एक सेकंड, मैं जानता हूं तुम्हें ये सुनकर थोड़ा अजीब लग रहा होगा। शायद तुम सोच रहे हो यार इसका मतलब SIP करना बंद कर दूं? नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं तुम्हें SIP बंद करने के लिए नहीं कह रहा, लेकिन मैं तुम्हें पूरी पिक्चर दिखा रहा हूं, क्योंकि जब तुम पूरी पिक्चर देखोगे तभी तुम सही डिसीजन ले पाओगे। तो समझते हैं SIP का असली खेल क्या है। जब इंडिया में म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री छोटी थी तो फॉरेन इन्वेस्टर्स का इंडिया की कंपनीज पर ज्यादा कंट्रोल नहीं था। लेकिन जैसे जैसे इंडिया में मिडिल क्लास बढ़ी, SIP पॉपुलर हुई, म्यूचुअल फंड AUM बढ़ा, वैसे वैसे ये डायनामिक्स बदल गई। आज इंडिया का म्यूचुअल फंड AUM यानी टोटल एसेट्स अंडर मैनेजमेंट लगभग 50 लाख करोड़ रुपए से ऊपर है। 50 लाख करोड़। ये नंबर कुछ साल पहले 10 लाख करोड़ था और आने वाले 10 साल में ये 1 करोड़ करोड़ हो सकता है। ये पैसा कहाँ जाता है? इंडिया की लार्ज कैप कंपनीज में, निफ्टी 50 में, सेंसेक्स की कंपनीज में, और उन्हीं कंपनीज में ब्लैक रॉक है, वैनगार्ड है, स्टेट स्ट्रीट है। मतलब हर महीने जो करोड़ों भारतीय अपनी SIP में पैसा डालते हैं वो पैसा उन्हीं कंपनीज के शेयर्स खरीदता है, जिन कंपनीज में पहले से वैनगार्ड और ब्लैक रॉक जैसे विदेशी इन्वेस्टर्स बैठे हैं। और जैसे जैसे SIP का पैसा आता है उन शेयर्स की डिमांड बढ़ती है, प्राइस बढ़ता है और वैनगार्ड जैसे इन्वेस्टर्स को अनरियलाइज्ड प्रॉफिट होता है। ये एक परफेक्ट फ्लाईव्हील है। भारतीय SIP करते हैं, प्राइसेस बढ़ते हैं, विदेशी इन्वेस्टर्स को फायदा, वो और ज्यादा शेयर्स खरीदते हैं, प्राइसेस और बढ़ते हैं। भारतीयों को लगता है SIP अच्छा रिटर्न दे रही है, वो और SIP करते हैं। ये साइकिल तब तक चलती रहती है जब तक ये चाहें, और जब ये साइकिल तोड़ना हो तो FII सेलिंग होती है। फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स एक साथ सेल करना शुरू करते हैं और जब वैनगार्ड, ब्लैक रॉक, स्टेट स्ट्रीट जैसे जायंट सेल करते हैं तो मार्केट क्रैश होती है। याद है मार्च 2020 का क्रैश? कोविड के टाइम में एक हफ्ते में निफ्टी 30% से ज्यादा गिर गया था। उस क्रैश में FII सेलिंग का बड़ा रोल था। भारतीय रिटेल इन्वेस्टर्स घबरा गए थे, उन्होंने सेल किया और फिर फाइज ने वापस सस्ते में खरीदा। खरीदो, बाजार चढ़ाओ, बेचो, बाजार गिराओ, सस्ते में वापस खरीदो। यह खेल सालों से चल रहा है और वैनगार्ड इस खेल के सबसे बड़े खिलाड़ियों में से एक है। लेकिन भाई यहाँ पे मैं एक और चीज बताना चाह रहा हूँ जो बहुत कम लोग जानते हैं। वैनगार्ड और ब्लैक रॉक
ये दोनों एक दूसरे के टॉप शेयर होल्डर्स हैं। हाँ, सुना तुमने? वैनगार्ड ब्लैक रॉक में इन्वेस्ट करता है, ब्लैक रॉक वैनगार्ड के फंड्स में इन्वेस्ट करता है, और दोनों मिलकर स्टेट स्ट्रीट में इन्वेस्ट करते हैं, और स्टेट स्ट्रीट वो भी दोनों में इन्वेस्ट करता है। ये एक क्लोज सर्कल है, एक कार्टेल है, और इस कार्टेल को लीगली चैलेंज करना लगभग इम्पॉसिबल है, क्योंकि टेक्निकली हर इन्वेस्टमेंट लीगल है। यह है असली बिग थ्री कार्टेल। अब बात करते हैं स्पेसिफिकली इंडिया के कनेक्शन की। भाई एक एक्सपेरिमेंट करो, अभी नहीं लेकिन वीडियो के बाद। अपने किसी भी म्यूचुअल फंड की पोर्टफोलियो देखो, चाहे वो एक्सिस ब्लू चिप हो, HDFC टॉप 100 हो, SBI ब्लू चिप हो, मिराए एसेट हो, कोई भी, उसमें जो टॉप 10 होल्डिंग्स होंगी लगभग सभी वो कंपनीज होंगी जिनमें वैनगार्ड, ब्लैक रॉक और स्टेट स्ट्रीट का स्टेक है। रिलायंस, TCS, HDFC बैंक, इन्फोसिस, ICICI बैंक, हिंदुस्तान यूनिलीवर, बजाज फाइनेंस, कोटक बैंक, लार्सन एंड टूब्रो, एशियन पेंट्स। ये लिस्ट ऑलमोस्ट हर लार्ज कैप फंड में सेम है, और इन सब कंपनीज में बिग थ्री का इन्वेस्टमेंट है। अब ये सोचो, अगर बिग थ्री एक साथ वोट करें किसी कंपनी के AGM में, तो क्या वो उस कंपनी के मैनेजमेंट को हिला सकते हैं? जवाब है हाँ, और यह सिर्फ थियरी नहीं है, ये हो चुका है। अमेरिका में कई केसेस हैं जहां वैनगार्ड और ब्लैक रॉक ने मिलकर किसी कंपनी के CEO को हटाने के लिए वोट किया, जहां उन्होंने किसी कंपनी को अपनी क्लाइमेट पॉलिसी बदलने के लिए फोर्स किया, जहां उन्होंने किसी कंपनी के डिविडेंड पॉलिसी को बदलवाया। और इंडिया में अभी ये उतनी ओपनली नहीं होता, लेकिन भाई अभी नहीं और कभी नहीं में फर्क है। जैसे जैसे इंडिया में फॉरेन ओनरशिप बढ़ रहा है, वैसे वैसे ये कंपनीज अपनी पावर एक्सरसाइज करने लगेंगी, और जब करेंगी तब तुम्हें पता भी नहीं चलेगा कि किसी इंडियन कंपनी का डिसीजन किसी अमेरिकन बोर्ड रूम में हुआ। लेकिन एक और चीज है जो इंडिया के लिए स्पेसिफिकली इंपॉर्टेंट है। इंडिया का फिनटेक सेक्टर, पेटीएम, रेजर पे, फोन पे, ज़ीरोधा, इनमें से कुछ में डायरेक्ट या इनडायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है ग्लोबल फंड्स का। और जब ग्लोबल फंड्स इन्वेस्ट करते हैं तो वो डेटा चाहते हैं, वो रिटर्न चाहते हैं, वो ग्रोथ चाहते हैं। और डेटा, भाई इंडिया में फिनटेक कंपनीज के पास 1 अरब से ज्यादा लोगों का फाइनेंशियल डेटा है, उनकी स्पेंडिंग हैबिट्स, उनकी इनकम, उनके लोन्स, उनके इन्वेस्टमेंट्स। यह डेटा किसका है? टेक्निकली उस कंपनी का जो फिनटेक चला रही है, प्रैक्टिकली जिसने उसमें इन्वेस्ट किया है उसका भी एक्सेस हो सकता है। यह एक ऐसा डायमेंशन है जिसके बारे में हम अगले वीडियो में डिटेल में बात करेंगे, लेकिन अभी इतना समझ लो, ओनरशिप सिर्फ शेयर्स के बारे में नहीं है, ओनरशिप डेटा के बारे में भी है। अब आते हैं उस हिस्से पर जिसका तुम सबसे ज्यादा इंतजार कर रहे थे। बिग थ्री कार्टेल, ब्लैक रॉक, वैनगार्ड, स्टेट स्ट्रीट, ये तीनों मिलकर क्या करते हैं? पहले एक फैक्ट, ये तीनों कंपनीज दुनिया की लगभग हर बड़ी लिस्टेड कंपनी में टॉप 5 शेयर होल्डर्स में। अमेरिका की S&P 500 की 88% से ज्यादा कंपनीज में ये तीनों टॉप शेयर होल्डर्स हैं। यूरोप में भी, जापान में भी, और इंडिया में भी इंक्रीजिंगली। मतलब जो कंपनी तेल बेचती है उसमें ये है, जो कंपनी अनाज बेचती है उसमें भी, जो कंपनी दवाइयां बनाती है उसमें भी, जो कंपनी इंटरनेट चलाती है उसमें भी, जो कंपनी हथियार बनाती है उसमें भी, एक ही इन्वेस्टर ग्रुप हर इंडस्ट्री में। अब सोचो, अगर तुम एक ही टाइम पर पेप्सी और कोक दोनों के टॉप शेयर होल्डर हो, तो क्या तुम चाहोगे कि वो एक दूसरे से सीरियसली compete करें? अगर वो सीरियसली compete करें तो प्राइसेस गिरेंगी, प्रॉफिट्स गिरेंगे और तुम्हारा रिटर्न कम होगा। तो तुम चाहोगे कि वो नॉमिनली compete करें, दिखावे के लिए compete करें, लेकिन फंडामेंटली दोनों प्रॉफिटेबल रहे। इसे इकोनॉमिस्ट एक नाम देते हैं कॉमन ओनरशिप प्रॉब्लम, और यह प्रॉब्लम रियल है। इस पर हार्वर्ड, MIT, शिकागो जैसी यूनिवर्सिटीज में रिसर्च हुई है, और रिसर्च का निष्कर्ष, जिन इंडस्ट्रीज में बिग थ्री का कॉमन ओनरशिप है उन इंडस्ट्रीज में कंपटीशन कम है, प्राइसेस ज्यादा है और कंज्यूमर्स को नुकसान है। एयरलाइंस इंडस्ट्री को देखो, अमेरिका में बिग एयरलाइंस में यूनाइटेड, डेल्टा, अमेरिकन, साउथवेस्ट, सब में वैनगार्ड और ब्लैक रॉक टॉप शेयर होल्डर्स हैं। और एयरलाइंस की प्राइसिंग वो कभी कभी इतनी कोऑर्डिनेटेड लगती है कि कंपटीशन का इल्यूजन होता है, लेकिन रियलिटी कुछ और है। बैंकिंग इंडस्ट्री, इंश्योरेंस इंडस्ट्री, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री, सब जगह यही पैटर्न है। इंडिया इस गेम में अभी एंट्री लेवल पर है, लेकिन जिस स्पीड से FII ओनरशिप बढ़ रहा है, हम जल्द ही उसी पैटर्न में आ जाएंगे। अब एक और बात, बिग थ्री सिर्फ कंपनीज में इन्वेस्ट नहीं करते, वो गवर्नमेंट्स पर भी इन्फ्लुएंस रखते हैं। कैसे? सरकारी बॉन्ड्स के जरिए। जब इंडिया गवर्नमेंट को पैसा चाहिए होता है, वो बॉन्ड्स इशू करती है, उन बॉन्ड्स को फॉरेन इन्वेस्टर्स खरीदते हैं, और उन फॉरेन इन्वेस्टर्स में वैनगार्ड जैसी कंपनीज के फंड्स हैं। मतलब अगर इंडिया की गवर्नमेंट कोई ऐसी पॉलिसी बनाए जो फॉरेन इन्वेस्टर्स को पसंद ना आए, तो वो बॉन्ड सेल कर सकते हैं, रुपी कमजोर हो सकता है, इंडिया की बोरोइंग कॉस्ट बढ़ सकती है। यह डायरेक्ट इंटरफेरेंस नहीं है, यह इनडायरेक्ट प्रेशर।
और इनडायरेक्ट प्रेशर कभी कभी डायरेक्ट प्रेशर से ज्यादा इफेक्टिव होता है, क्योंकि डायरेक्ट प्रेशर में तुम सामने वाले को देख सकते हो, इनडायरेक्ट प्रेशर में तुम्हें पता भी नहीं चलता कि प्रेशर कहां से आ रहा है। भाई अब एक जरूरी बात, मैं जानता हूं कुछ लोग सोच रहे होंगे यार ये सब कॉन्स्पिरेसी थियरी है, इतनी बड़ी साजिश कैसे हो सकती है, कोई ना कोई एक्सपोज करता। तो सुनो ध्यान से, ये कॉन्स्पिरेसी थियरी नहीं है, ये पब्लिकली अवेलेबल इंफॉर्मेशन है। वैनगार्ड की होल्डिंग्स पब्लिकली डिस्क्लोज्ड होती हैं SEC फाइलिंग्स में। NSE और BSE पर FII डेटा पब्लिक होता है। एकेडमिक रिसर्च पेपर्स हैं जो कॉमन ओनरशिप प्रॉब्लम को डॉक्यूमेंट करते हैं। हार्वर्ड बिजनेस रिव्यू में इस पर आर्टिकल्स हैं, द इकोनॉमिस्ट में इस पर कवर स्टोरीज हैं। ये छुपा नहीं है, ये बस किसी ने तुम्हें हिंदी में सिंपल लैंग्वेज में नहीं बताया था। और दूसरी बात, कॉन्स्पिरेसी का मतलब होता है कुछ लोग रात को एक कमरे में बैठकर सीक्रेटली प्लान बना रहे हैं। ये उससे अलग है, यह एक सिस्टम है, एक ऐसा सिस्टम जो बिना किसी सीक्रेट मीटिंग के, बिना किसी फोन कॉल के, बिना किसी रिटन प्लान के ऑटोमेटिकली काम करता है। जब वैनगार्ड और ब्लैक रॉक दोनों किसी एयरलाइन के शेयर होल्डर्स हैं, तो उन्हें एक दूसरे को कॉल नहीं करना पड़ता ये कहने के लिए कि प्राइसेस मत गिराओ। दोनों को इंडिपेंडेंटली समझ आता है कि अगर कंपटीशन बढ़ी तो दोनों का नुकसान है, तो दोनों खुद ही USS डायरेक्शन में काम करते हैं। इकोनॉमिस्ट एक टर्म यूज करते हैं, इम्प्लिसिट कोल्यूजन, यानी बिना किसी एग्रीमेंट के सिर्फ शेयर्ड इंसेंटिव्स की वजह से ऐसा बिहेवियर जो कार्टेल जैसा दिखता है। और ये इलीगल भी नहीं है टेक्निकली, क्योंकि कोई रिटन एग्रीमेंट नहीं है, कोई फोन रिकॉर्डिंग नहीं है, बस शेयर्ड इंसेंटिव्स हैं। और यही इस सिस्टम की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है और यही सबसे बड़ा डेंजर भी। अब एक और एंगल, जॉन बोगल वैनगार्ड के फाउंडर, वो खुद इस बारे में चिंता करते थे। उनके लास्ट ईयर्स में वो पब्लिक स्पीचेस में बोलते थे कि इंडेक्स इन्वेस्टिंग इतना बड़ा हो गया है कि ये मार्केट के लिए डेंजरस होता है। एक आदमी जिसने वैनगार्ड बनाया, वह खुद कह रहा था कि मेरी बनाई हुई चीज एक प्रॉब्लम बन सकती है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। वैनगार्ड एक इंस्टीट्यूशन बन चुका था, एक ऐसी मशीन जो रुक नहीं सकती। और 2019 में जॉन बोगल का निधन हो गया और वैनगार्ड तब से और बड़ा होता जा रहा है। एक स्वाभाविक सवाल, क्या इंडिया सरकार को यह सब पता है? जवाब है हाँ और नहीं भी। हाँ, इसलिए कि FII डेटा पब्लिक होता है, सेबी रेगुलेट करती है फॉरेन इन्वेस्टमेंट को, RBI मॉनिटर करती है कैपिटल फ्लोज को। तो टेक्निकली सरकार को पता है कि कितना पैसा आ रहा है और कहाँ जा रहा है, लेकिन नहीं इसलिए कि ये इतना कॉम्प्लेक्स है, इतना डिस्ट्रीब्यूटेड है, इतने सारे लेयर्स में है कि कोई एक आदमी या एक डिपार्टमेंट पूरी पिक्चर नहीं देख सकता। सोचो ऐसे, अगर 1 लाख चीटी एक साथ किसी जगह पे आए हैं तो क्या तुम एक एक चीटी को ट्रैक कर सकते हो? नहीं, तुम बस देख सकते हो कि भीड़ है। वैनगार्ड का इंडिया में इन्वेस्टमेंट भी ऐसा ही है, इतने सारे फंड्स, इतने सारे रूट्स, इतने सारे इंस्ट्रूमेंट्स की पूरी पिक्चर देखना बहुत मुश्किल है। लेकिन इंडिया सरकार ने कुछ कदम जरूर उठाए हैं। FDI लिमिट्स हैं कुछ सेक्टर्स में, डिफेंस में, बैंकिंग में, मीडिया में, इंश्योरेंस में। तो डायरेक्टली कोई फॉरेन कंपनी इन सेक्टर्स में मेजॉरिटी ओनरशिप नहीं ले सकती, लेकिन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट यानी शेयर्स खरीदना, उस पर इतनी स्ट्रिक्ट लिमिट्स नहीं है। और वैनगार्ड पोर्टफोलियो रूट से ही काम करता है। एक और इम्पॉर्टेंट चीज, इंडिया ने अपनी डिजिटल इकोनॉमी को प्रोटेक्ट करने की कोशिश की है। डेटा लोकलाइजेशन लॉज आए हैं, लेकिन इंप्लीमेंटेशन अभी भी चलती रही है। और एक चीज जो एनकरेज करती है, गिफ्ट सिटी, गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सिटी। यह एक फाइनेंशियल हब है जहां फॉरेन इन्वेस्टर्स के लिए स्पेशल रूल्स हैं। और कुछ लोग कहते हैं कि गिफ्ट सिटी एसेंशियली एक एंट्री डोर है फॉरेन कैपिटल के लिए जो नॉर्मल रूल्स को बाईपास करे। यह डिबेट है और मैं ये नहीं कह रहा कि गिफ्ट सिटी बुरी चीज है, लेकिन यह डिबेट होना चाहिए पब्लिक में, ओपनली। और वही इस वीडियो का मकसद है, यह डिबेट शुरू करना, यह सवाल पूछना कि भाई ये सब हो रहा है, तुम जानते हो? अगर नहीं जानते थे तो अब जानो क्या करें। पहली बात, घबराओ मत, सीरियसली। मैं तुम्हें यह सब इसलिए नहीं बता रहा कि तुम रात को सो ना सको, मैं तुम्हें इसलिए बता रहा हूं कि तुम इन्फॉर्म्ड रहे, क्योंकि इन्फॉर्म्ड लोग बेटर डिसीजंस लेते हैं। इन्फॉर्म्ड लोग पैनिक नहीं करते, इन्फॉर्म्ड लोग यूटिलाइज करते हैं अपॉर्चुनिटीज को और बचते हैं ट्रैप्स से। दूसरी बात, SIP बंद मत करो। ये जो गेम चल रहा है इसमें पार्टिसिपेट करना बुरा नहीं है, पार्टिसिपेट ना करना बुरा है। अगर वैनगार्ड और ब्लैक रॉक इंडिया की कंपनियों से पैसा बना रहे हैं तो तुम भी उन्हीं कंपनियों में इन्वेस्ट करो, रिटर्न्स तुम्हारा भी होगा। ये अनफेयर नहीं है, ये स्मार्ट है। तीसरी बात, डाइवर्सिफाई करो, सिर्फ लार्ज कैप में मत रहो। जिस जगह वैनगार्ड इन्वेस्ट करता है, अगर वो एक दिन एक साथ निकलना चाहे तो लार्ज कैप में सबसे पहले असर आएगा। स्मॉल कैप और मिड कैप में फॉरेन ओनरशिप रिलेटिवली कम है, तो अपने पोर्टफोलियो में स्मॉल कैप और मिड कैप का भी हिस्सा रखो। चौथी बात, डायरेक्ट इक्विटी का सोचो। म्यूचुअल फंड्स के थ्रू इन्वेस्ट करना कन्वीनियंट है, लेकिन अगर तुम कुछ कंपनियां डायरेक्टली समझो, उनका बिजनेस समझो और डायरेक्टली इन्वेस्ट करो तो तुम्हारा पैसा उस कंपनी का होगा
कोई फंड मैनेजर तुम्हारा पैसा कहाँ लगाना है वह डिसाइड नहीं करेगा। 5वीं बात, रियल एसेट्स, प्रॉपर्टी, गोल्ड, ये 2 चीजें हैं जिन्हें वैनगार्ड रिमोटली कंट्रोल नहीं कर सकता। तुम जो जमीन या घर खरीदोगे वो तुम्हारा है, कोई फॉरेन फंड उस पर वोट नहीं कर सकता। गोल्ड, फिजिकल गोल्ड, वो भी तुम्हारा है, कोई ETF नहीं, फिजिकल गोल्ड। 6ठी बात, खुद पढ़ो। NSE और BSE की वेबसाइट पर FII डेटा होता है, सेबी की वेबसाइट पर डिस्क्लोजर होती है, यह सब पब्लिक है। महीने में एक बार देखो कौन से सेक्टर्स में FII खरीद रहा है, कौन से में बेच रहा है। ये ट्रेंड तुम्हें मार्केट के बारे में बहुत कुछ बताएगा। 7वीं बात, इंडिया के लोकल बिजनेस में इन्वेस्ट करो। अपने शहर के अच्छे बिजनेस में पैसा लगाओ, लोकल स्टार्टअप्स में, या खुद कुछ शुरू करो। रियल इकोनॉमी जो लोकली ऑपरेट करती है उसमें वैनगार्ड का रोल नहीं होता, वहां तुम अपनी ताकत से आगे बढ़ते हो। और 8वीं बात, ये वीडियो शेयर करो। सीरियसली, जितने ज्यादा लोग ये जानेंगे उतनी ज्यादा अवेयरनेस होगी, और अवेयरनेस से ही सिस्टमिक चेंज आता है। एक अकेला जानना कुछ खास नहीं करता, लेकिन 1 करोड़ लोग अगर जाने तो गवर्नमेंट को भी सुनना पड़ता है, मीडिया को भी, कंपनियां को भी। तुम अकेले नहीं हो इस गेम में, लेकिन इन्फॉर्म तो तुम अब हो। तो आइए एक नजर डालते हैं इस पूरी कहानी पर। एक आदमी था जॉन बोगल, उसने 1974 में एक कंपनी बनाई, वैनगार्ड। नियत थी ऑर्डिनरी इन्वेस्टर्स को पावर देना। उस नियत ने एक ऐसी मशीन बनाई जो आज $10 ट्रिलियन से ज्यादा मैनेज करती है। वह मशीन ब्लैक रॉक के साथ, स्टेट स्ट्रीट के साथ मिलकर एक ऐसा सिस्टम बना चुकी है जिसमें दुनिया की 1000 बड़ी कंपनियों का ओनरशिप एक जगह कॉन्सेंट्रेटेड है। वह सिस्टम इंडिया में तेरी रिलायंस में है, तेरी TCS में है, तेरे HDFC बैंक में है, तेरे म्यूचुअल फंड में है, तेरी SIP में है। और तुम तब तक अनजान थे जब तक आज की यह वीडियो नहीं देखी, लेकिन अब तुम जानते हो। और यहाँ मुझे एक चीज क्लियरली कहनी है, यह सब जानकर तुम्हारा रिएक्शन क्या होना चाहिए? एंगर, फियर, हेल्पलेसनेस? नहीं, तुम्हारा रिएक्शन होना चाहिए क्लैरिटी। क्योंकि जब तुम जान लेते हो कि गेम कैसे खेला जाता है, तब तुम भी उस गेम में बेटर पोजीशन लेते हो। तुम इन्फॉर्म्ड इन्वेस्ट करते हो, तुम डाइवर्सिफाई करते हो, तुम रियल एसेट्स रखते हो, तुम लोकल इकोनॉमी को सपोर्ट करते हो, और तुम अपने अराउंड के लोगों को भी जागरूक करते हो। ये जो सिस्टम है ये एक रात में ही बना, 50 साल में बना है, और इसको एक रात में नहीं बदला जा सकता। लेकिन एक एक जागरूक सिटीजन, एक एक इन्फॉर्म्ड इन्वेस्टर धीरे धीरे इस बैलेंस को शिफ्ट कर सकता है। और इंडिया के पास एक चीज है जो दुनिया में किसी और के पास नहीं है, 1 अरब से ज्यादा की पॉपुलेशन। अगर ये पॉपुलेशन फाइनेंशियली एजुकेटेड हो जाए तो कोई भी फॉरेन फंड इंडिया को कंट्रोल नहीं कर सकता। हम इतने बड़े हैं कि हम खुद अपनी इकोनॉमी चलाएं, लेकिन उसके लिए पहले हमें जानना होगा। और इसलिए ये चैनल है, इसलिए ये वीडियो है, इसलिए तुम यहाँ हो। अब बात करते हैं अगली वीडियो की। यार, तुमने इस वीडियो में वैनगार्ड के बारे में सब सुना, लेकिन एक चीज है जो मैं आज नहीं बता पाया इंटेंशनली। वह चीज ये है कि ब्लैक रॉक और वैनगार्ड सिर्फ कंपनियों में नहीं है, वह इंडिया के इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में भी घुसने की कोशिश कर रहे हैं। रोड्स में, हाईवेज में, एयरपोर्ट्स में, पोर्ट्स में। और इसका मतलब ये कि वो सिर्फ तुम्हारी SIP का रिटर्न नहीं लेना चाहते, वो उस इंफ्रास्ट्रक्चर से भी रिटर्न लेना चाहते हैं जिस पर तुम रोज चलो। और वो डील इंडिया की गवर्नमेंट के साथ कैसी है, क्या टर्म्स हैं, क्या ये इंडिया के लिए अच्छा है, या क्या कोई बड़ा खेल चल रहा है? यही होगा अगले वीडियो में। इंडिया का इंफ्रास्ट्रक्चर किसने खरीदा, रोड्स, एयरपोर्ट्स और पोर्ट्स का बड़ा राज। तब तक के लिए ये वीडियो लाइक करो, शेयर करो, खासकर उन्हें जिन्हें लगता है सब ठीक चल रहा है। चैनल सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबाओ, और कमेंट में लिखो मैं जागरूक हूं, ताकि मुझे पता चले कि तुम इस पूरी जर्नी में साथ हो। क्योंकि भाई, अवेयरनेस ही सबसे बड़ी ताकत है, और तुम अब अवेयर हो।